हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजफुल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक के बेसिस पर डिस्कस करेंगे और साथ ही इसमें जो आपके चैप्टर के क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज के बारे में। 17th सेंचुरी के वक्त कुछ लार्ज लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े जमींदार और वॉरियर्स, चीफ यानी कि कुछ ऐसे मंत्री जो राजा के अंडर काम करते हैं, लैंडलॉर्ड्स और इन चीफ ने कंट्रोल लेना अपने हाथों में स्टार्ट कर दिया। अभी भी किंग है, किंग के पास अथॉरिटी भी है और वो किंग इन चीफ को, इन लैंडलॉर्ड को अपना सबऑर्डिनेट मानता है, अपने नीचे काम करने वाला एक इंसान मानता है जो राजा के लिए काम कर रहा है। और इन चीफ का काम है कि वो राजा के लिए तोहफे लाएं, रॉयल कोर्ट की जो मीटिंग्स होती है उनको अटेंड करे और अपना मिलिट्री सपोर्ट जो है वो दे किंगडम में। तो इन चीफ का यही काम था। लेकिन इन लोगों के पास पावर आ गई, वेल्थ आ गई, पावर और पैसा अब दोनों है। तो इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज इंडिपेंडेंट। अब वो खुद का किंगडम खोलना चाह रहे हैं और इन लोगों ने अपने आप को ग्रैंड टाइटल्स भी दे दिए, जैसे कि महान समंता या फिर महामंडलेश्वरा, जिसका मतलब होता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ दैट रीजन। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है राष्ट्रकूटास का। राष्ट्रकूटास जो है वो डेक्कन साइड में थे। इनिशियली वो लोग सबऑर्डिनेट थे चालुक्यास ऑफ कर्नाटका के, मतलब उनके अंडर में काम करते थे। लेकिन मिड 18th सेंचुरी में जो राष्ट्रकूटा का चीफ है डंटी दुर्गा, उसने चालुक्यास पर, जो चालुक्यास का लॉर्ड था, उस पर ओवर पावर कर लिया। यानी कि उसके ऊपर जो सुपीरियर था उससे आगे निकल गया, क्योंकि अब उसके पास पावर भी थी और वेल्थ भी थी। और अपने रूल को लीगल बनाने के लिए, लेजिटिमेट बनाने के लिए डंटी दुर्गा ने एक रिचुअल भी किया जिसको कहते हैं हिरण्य गर्भा, गोल्डन वूम। ये रिचुअल कंडक्ट होता है ब्राह्मण की मदद से, जो सिंबलाइज करता है रीबर्थ को, रीबर्थ ऑफ अ सैक्रिफायर एज अ क्षत्रिय। तो अगर कोई इंसान उस कास्ट में बिलोंग नहीं करता है तो उसके पास तब रिलीजियस लेजिटिमेंसी आ जाती है किंगशिप की। यानी कि वो उस कास्ट में बिलोंग नहीं करता था, लेकिन उसने वो रिचुअल किया जिससे अब वो एक क्षत्रिय बन गया है। तो वो क्षत्रिय बन गया है तब वो राजा भी बन सकता है। तो ऐसे राष्ट्रकूटास का जो चीफ था उसने क्या किया, जब उसके पास पावर वेल्थ आ गई तो उसने अपने किंग को छोड़कर अपना खुद का राष्ट्र बनाने के लिए, खुद का किंगडम बनाने के लिए वो निकल पड़ा। और ऐसे सिर्फ एक चीफ नहीं था, एक लैंडलॉर्ड नहीं था जिसने ऐसा ये किया। बहुत सारे लोग आए जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और उन लोगों ने अपनी अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था मिलिट्री पावर का यूज करके। जैसे कि मयूर आश्रम, जो कि एक ब्राह्मण स्कॉलर था, उसने अपनी स्कॉलर लाइफ को छोड़ दिया और उसने फाउंड की कदम्बा डायनेस्टी, जो कि कर्नाटका में थी। एक और ब्राह्मण का एग्जाम्पल है जो कि हरिचंद्रा, जिसने एस्टेब्लिश की है गुजारा प्रतिहारा डायनेस्टी इन राजस्थान। तो ये सारे कौन थे? लैंडलॉर्ड थे, लार्ज लैंडलॉर्ड या वॉरियर्स थे, जिनके पास पावर और वेल्थ आने के बाद इन्होंने अपनी अपनी डायनेस्टी फॉर्म कर ली। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम के बारे में। अब जो ये राजा थे, इन लोगों ने अपने आप को बहुत ही हाई साउंडिंग टाइटल्स देने लग गए ये लोग, जैसे कि महाराजा धीराज, यानी कि ग्रेट किंग या फिर ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग, जो बाकी सारे राजा हैं उन सबसे महान। या फिर वो अपने आप को बोलते थे त्रिभुवन चक्रवर्तन, यानी कि लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। वैसे तो इन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े टाइटल्स थे, लेकिन एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। ये अपनी अथॉरिटी को शेयर करते थे समंतास, जो कि बाकी के लैंडलॉर्ड या सबऑर्डिनेट रूलर्स थे, या फिर अपने एसोसिएशन जैसे पीजेंट, ट्रेडर्स और ब्राह्मणास के साथ। दोस्तों, इस किंगडम की जो रेवेन्यू है वो आती थी पीजेंट्स, कैटल कीपिंग या आर्टिशियंस के बदौलत।
ये जो सारे प्रोड्यूसर्स थे, इन लोगों को फोर्स किया जाता था कि तुम अपना एक पार्ट जो है, जो भी तुम प्रोड्यूस करते हो, वो तुम्हें एज अ रेंट या एज अ टैक्स हमें देना पड़ेगा। जो जमींदार थे वो तो रेंट ले लिया करते थे अपने किराएदार से, और बाकी टैक्स कलेक्ट होता था जो एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट करता था। इसके अलावा जो ट्रेडर्स थे, जो सामान खरीदते बेचते थे, उन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता था किंगडम को। अब ये जो रिसोर्सेस कलेक्ट हुई थी, इसका इस्तेमाल रॉयल एस्टेब्लिशमेंट के लिए होता था। टेम्पल्स, फोर्ट बनाए जाते थे इन पैसों से। वॉर्स को फंड किया जाता था, जिससे उन वॉर्स से वेल्थ आ सके, वो दूसरे लैंड पे कंट्रोल कर सके, ताकि जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है वो उस किंगडम को मिल जाए। वॉर इसलिए हुआ करती थी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री, ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे रेवेन्यू कलेक्शन के। ये फैमिली से टैक्स लिया करते थे, जो बाद में जाके राजा किंगडम को दे दें। और उस किंगडम में जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हुआ करते थे, वो राजा से कहीं ना कहीं रिलेट करते थे, रिश्तेदार थे यानी कि, या फिर नहीं तो लोकल जो पावरफुल फैमिलीज होती थी उससे बिलोंग करते थे। तो ऐसे एक पूरे किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता था, चलता था। दोस्तों, आपकी बुक में एक बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा है 400 टैक्सेस। उसमें बताया है टैक्सेस इन चोलास टाइम। चोला अगेन एक डायनेस्टी थी, तो अंडर चोला कुछ टैक्सेस हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे वेटी, जो है एक फोर्स्ड लेबर टैक्स। लोगों को राजा के लिए काम करना पड़ता था या फिर लोकल ऑफिशियल्स के लिए। इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी, वो लोग उन लोगों के लिए काम करते थे। दूसरा टैक्स है कदमाई, जो कि है लैंड रेवेन्यू टैक्स, जो कि मेन फॉर्म थी टैक्सेशन की। इसके अलावा बहुत ही अनयूजुअल टैक्स है, जैसे कि अगर किसी को अपनी छत, घर की छत पर जाना है तो उसके लिए भी टैक्स देना है, या फिर किसी को पाम ट्रीज पर क्लाइम करना है सीढ़ी लेकर, तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। या फिर अगर किसी को इनहेरिटेंस करनी है कोई प्रॉपर्टी, मानो किसी के फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी है, वो अगर आपको चाहिए, बेसिकली वो तो आपकी होगी अगर आपके मम्मी पापा की है या फिर आपके दादा दादी की है। लेकिन चोला डायनेस्टी में ये था, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिटेट करना चाहते हो, अपने अपने नाम पे करना चाहते हो, तो भी आपको टैक्स लगेगा। तो बहुत अजीब अजीब टैक्स भी चोला डायनेस्टी के अंदर थे। नेक्स्ट टॉपिक है परिहस्तिस एंड द लैंड ग्रांट्स। परिहस्तिस का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, किसकी तारीफ में। जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, यानी कि किसी स्टोन या मेटल पे कुछ लिखा गया हो, जो इंस्क्रिप्शंस थे वो तारीफ करते हैं किंग्स की और उनके अचीवमेंट्स की। तो उसमें जो डिटेल लिखी जाती है वो जरूरी नहीं कि सच्ची हो, क्योंकि किंग तो अपनी तारीफ में लिखवाएगा ही अच्छी अच्छी बातें। तो ये जो परिहस्त थे, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, ये ज्यादातर कंपोज करते थे ब्राह्मण्स, जो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में मदद किया करते थे। तो जो किंग थे वो ब्राह्मण को रिवॉर्ड दिया करते थे, क्योंकि वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो गिफ्ट में कई बार लैंड देते थे, जमीन देते थे। तो ये जो जमीन दे रहे हैं, तो कोई कागज भी तो होने चाहिए कि ये इस बंदे की जमीन है। तो वो जो लैंड ग्रांट करते थे, वो कॉपर की प्लेट पर रिकॉर्ड होता था, जो फॉर्मली दिया जाता था रेसिपेंट को। ये जो कॉपर के इंस्क्रिप्शन थे, ये उस लैंड की लोकेशन और बाउंड्री बताते थे, उसकी कंडीशन बताते थे, और नेम ऑफ द डोनर किंग बताया करते थे कि किस राजा ने ये जमीन किसको दान दी है। अब बात करते हैं कलनहार रजत आरंगिनी, जो कि एक यूनिक हिस्टोरिकल वर्क है। ये काफी अनयूजुअल है 12th सेंचुरी के हिसाब से। ये एक लॉन्ग संस्कृत पोयम है जिसको रजत आरंगिनी बोला गया है। ये पोएम बताती है हिस्ट्री ऑफ किंग्स, जो उस वक्त पे कश्मीर पर रूल करते थे। इस पोएम को कंपोज किया है कलनहार ने, जो कि एक हिस्टोरियन और एक पोएट था। इसका वर्क बाकी वर्क से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसने वैरायटी ऑफ सोर्सेस का यूज किया है, जैसे इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, और कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो उसने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। ये क्रिटिक भी है रूलर्स पे, ब्लाइंडली राजाओं को प्रेज नहीं करता, उनकी तारीफें नहीं करता था। और इसका वर्क जो है अर्ली वर्क है हिस्टोरिकल राइटिंग इन इंडिया में, जो बेस्ड है रीजनिंग और एविडेंस पे, सिर्फ तारीफों पे नहीं।
अगेन आपकी बुक में एक बॉक्स है जिसपे लिखा हुआ है अचीवमेंट ऑफ नागाभाटा। बहुत सारे इंडियन रूलर्स थे, किंग्स थे, जो अपनी विक्ट्री को, अपनी अचीवमेंट को रिकॉर्ड किया करते थे प्रशस्ति में, यानी कि इंस्क्रिप्शन जो संस्कृत में लिखा हुआ हो, बड़ा चढ़ा के एक पोएटिक स्टाइल में। सिमिलरली ऐसा प्रशस्ति जो है नागाभाटा के लिए भी लिखी गई है, जो कि रूलर था प्रतिहारा डायनेस्टी का, जिसने फाउंड की थी प्रतिहारा डायनेस्टी इन ग्वालियर, जो कि प्रेजेंट डे में मध्य प्रदेश है। तो वो एक ग्लिम्स है कि कैसे नागाभाटा जो रूलर था वो अपने आप को लोगों तक दिखाना चाह रहा है। वो चाहता है लोग उसे एक माइटी वॉरियर की तरह देखें, एक पावरफुल किंग की तरह समझे। उसमें लिखा हुआ है कि जो नागाभाटा था वो एक किंग बनने से पहले उसने डिफीट करे हैं कई सारे रूलर्स, रूलर्स ऑफ आंध्र, सिंध, महाराष्ट्र, कलिंगा, और उसने मेजर बैटल भी जीती है अगेंस्ट चक्रयुद्ध, जो कि रूलर था कन्नौज का। इसके अलावा उसने कई सारे और रूलर्स को डिफीट किया है, जो वंगा यानी बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और फॉरेस्ट में कई सारे लोगों को डिफीट किया है। तो जो इसकी प्रशस्ति है ये हमें ये दिखा रही है, ये बता रही है एक पावरफुल डायनेस्टी के बारे में जिसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ थी। प्रशस्ति जो है किंग के अचीवमेंट को बड़ा चढ़ा के जरूर दिखाती हो, लेकिन वो ये दिखाती है कि जो राजा है वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता है लोगों के सामने। वो चाहता है लोग उसे ब्रेव, विक्टोरियस, डोमिनेंट समझे। साथ ही साथ ये प्रशस्ति जो है पॉलिटिकल कंट्रोल को भी दिखाती है ओवर रीजन्स लाइक कन्नौज। आई होप आपको अब तक की वीडियो क्लियर हो गई हो। अब हम बात करते हैं वॉरफेयर फॉर वेल्थ। मेडिवल इंडिया के टाइम सारी जो रूलिंग डायनेस्टी थी वो एक स्पेसिफिक रीजन पे बेस्ड थी, लेकिन उनमें से कई सारी डायनेस्टी थी जो अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही थी, जो अपने राज्य को बढ़ाना चाह रही थी, दूसरे राज्य पे कब्जा करना चाह रही थी। पहले बात करते हैं त्रिपटाइट स्ट्रगल की, जो कन्नौज के रीजन में स्ट्रगल हुआ था, जो गंगा वैली के पास में लोकेटेड था। तीन पावरफुल डायनेस्टी उस सिटी पे कंट्रोल करने के लिए लड़ पड़ी, फाइट करने लग गई, जो थी गुजारा प्रतिहारास, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया की डायनेस्टी है, राष्ट्रकूटास जो कि डेक्कन रीजन की डायनेस्टीज है, और पल्लास जो कि बंगाल और ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। तो इन तीन डायनेस्टी को वो जगह चाहिए थी, इस वजह से ये तीनों डायनेस्टी आपस में लड़ रही थी। अब बात करते हैं टेम्पल्स एज टारगेट। रूलर्स जो थे अपनी पावर को शो करने के लिए, अपनी वेल्थ को शो करने के लिए टेम्पल्स बनाया करते थे, बिल्डिंग्स बनाया करते थे। ये टेम्पल्स रिलीजियस सेंटर था और साथ ही यहाँ पे स्टोर करा करते थे अपनी वेल्थ को, जैसे कि गोल्ड, ज्वेल्स, लैंड के रिकॉर्ड्स। तो जब भी कोई किसी किंगडम पे अटैक करता था तो मेन टारगेट टेम्पल हुआ करता था वॉर के दौरान। अब बात करते हैं मोहम्मद गजनी की, जो कि एक नोटेबल एग्जाम्पल है कि उसने इंडिया पे अटैक किया था। वो बाहर से आया था और इंडिया के कुछ डायनेस्टी पे उसने अटैक किया था। वो अफगानिस्तान से आया था, जिसने इंडिया के टोटल 17 टाइम्स बिटवीन 1000 टू 1025 बिफोर कॉमन एरा के टाइम पे अटैक किया था। उसका जो अटैक था वो एक रिलीजियस मोटिव भी था, बट मेनली वेल्दी टेम्पल्स थे। उसने फेमस सोमनाथ टेम्पल भी लूटा था, जो कि गुजरात में है, और ये जो सारी वेल्थ है ये अपने साथ वापस ले गया था जब उसने गजनी कैपिटल सिटी को बनाया, जो कि एक ग्रैंड पावरफुल सेंटर बन गया। इसके अलावा बात करते हैं चौहान्स की, जो रूल करते थे दिल्ली और अजमेर में। इन्होंने भी अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश की, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड दोनों तरफ, और चालुक्यास ऑफ गुजरात का सामना किया, और वेस्ट में उत्तर प्रदेश की साइड गढ़वाल्स का सामना किया। फेमस जो चौहान था वो था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड, जिसने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया इन 1191 इन द बैटल ऑफ ट्रेन। लेकिन 1192 को वो डिफीट हो गया, जो कि इंडिया के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि तब टर्किश रूलर ने इंडिया पे इन्वेड किया और यहाँ पे अपना राज जमाने की कोशिश की। अब थोड़ा और डिटेल में चोला डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं द राइज ऑफ चोलास फ्रॉम उरायूर टू तंजावुर। कावेरी डेल्टा के रीजन एक चीफली फैमिली थी, मुताअय्यर,
जिनके पास एक टाइम पर काफी ज्यादा पावर थी। चीफली फैमिली क्या थे, वो सबॉर्डिनेट राजा के जो अंदर लार्ज लैंडलॉर्ड थे, उसके कुछ मिनिस्टर्स थे जिनके पास पावर आ गई, वेल्थ आ गई, उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टेब्लिश करनी चाहिए। तो चोला डायनेस्टी का जो ये चीफली फैमिली थी, ये सबॉर्डिनेट थी पल्लवा किंग कांचीपुरम की, मतलब उसके अंडर काम करते थे ये लोग। लेकिन मिड 9th सेंचुरी में विजयालया, जो बिलोंग करता था एशियन चोला डायनेस्टी से, फ्रॉम उरायूर, उसने इस चीफली फैमिली को डिफीट कर दिया, जो थी मुताय्यर, और उसने डेल्टा रीजन को कैप्चर कर लिया। अपनी विक्ट्री के बाद उसने एक टाउन को एस्टेब्लिश किया, टाउन ऑफ तंजौर, और वहां पे एक टेम्पल बनाया जो गॉडेस निशुभासुदिनी को डेडिकेटेड किया। ये वो पॉइंट था जब चोला डायनेस्टी पावर में राइज करने लग गई। ये चोला डायनेस्टी की शुरुआत थी। अब बात करते हैं एक्सपेंशन अंडर चोला किंग्स। विजय आल्या के बाद जो भी उसके सक्सेसर थे, वो चोला डायनेस्टी को एक्सपेंड करने लग गए। आसपास के जितने नेबर डायनेस्टी थी उनको अपने कंट्रोल में करके, उन्हें हासिल करके, उन्होंने पांड्या और पल्लवा टेरिटरीज जो साउथ और नॉर्थ में है उनको कॉन्कर्ड कर लिया और उससे चोला एम्पायर के अंडर ऐड कर दिया। चोला एम्पायर का जो मोस्ट पावरफुल रूलर था वो था राजा राजा फर्स्ट, जो कि राजा बना था 1985 कॉमन एरा के टाइम, जिसने एम्पायर को और एक्सपेंड किया, उसको रीऑर्गेनाइज किया, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा, ताकि वो अपने कंट्रोल की जो पावर है उसको एक स्ट्रेंथ दे सके, अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। उसका बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, जो अपने बाप के फुट स्टेप पे चला। उसने सिर्फ अपने फादर की पॉलिसीज को कंटिन्यू नहीं करा, उसने चोला डायनेस्टी को और एक्सपेंड किया। उसने इन्वेड किया गंगा वैली में, श्रीलंका में और साउथ ईस्ट कंट्रीज में। अपनी मिलिट्री कैंपेन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसने डेवलप करी स्ट्रॉन्ग नेवी। अब बात करते हैं टेम्पल्स और स्ट्रक्चर्स अंडर चोला डायनेस्टी, जो चोला किंग्स ने बिल्ड करवाए थे। चोला डायनेस्टी के अंदर टेम्पल्स लाइक तंजौर और गंगाईकोंडा चोलापुरम, जो बनाए थे राजा राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट ने, जो मैग्निफिकेंट आर्किटेक्चर और स्कल्पचर है। दोस्तों, चोला टेम्पल्स सिर्फ एक वर्शिप की प्लेस नहीं है, ये उससे भी कई ज्यादा है। टेम्पल्स बिल्ड करवाने के पीछे एक और मोटिव था। इसकी वजह से जो लोग हैं वो टेम्पल के आसपास रहने लग गए और क्राफ्ट प्रोडक्शन भी हुआ। किंग्स और लोकल ने अपने लैंड को डोनेट कर दिया टेम्पल्स के लिए। वहाँ के लोग उसी लैंड पे जो है चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे और कुछ स्पेशलिस्ट को सपोर्ट भी करते थे, जैसे जो टेम्पल के अंदर काम करते हैं, टेम्पल के आसपास काम करते हैं, जैसे कि पुजारी हो गए, माला बनाने वाले जो मेकर्स होते हैं वो, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस और डांसर्स। तो ये जो टेम्पल्स है ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ में। जो सबसे स्पेशल क्राफ्ट है जो इस टेम्पल से रिलेट करता है वो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, जिसको फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है। ब्रॉन्ज से बने हुए हैं यहाँ पे जो इमेजेस हैं, जो मूर्तिज हैं ऑफ हिंदू डिटीज, हिंदू गॉड्स। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर और इरिगेशन अंडर द चोलास डायनेस्टी। जितने भी अचीवमेंट है चोला डायनेस्टी के वो पॉसिबल है क्योंकि चोला डायनेस्टी के अंदर एडवांस एग्रीकल्चर था। जो कावेरी रिवर है, जो चोला डायनेस्टी के पास है, वो अलग अलग स्मॉल चैनल्स में डिवाइड होती है, स्प्लिट होती है, बिफोर इट फ्लोज टू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से जाने से पहले अलग अलग चैनल्स में वो डिवाइडेड है, और ये जो चैनल्स है ओवरफ्लो करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक फर्टाइल सॉइल मिलता है उस नदी के पास के लैंड में, जो कि है ऑन द बैंक्स। जो फार्मिंग के लिए वो जगह काफी अच्छी हो जाती है क्योंकि अच्छा सॉइल मिल गया उन्हें, स्पेशली फॉर राइस कल्टीवेशन, राइस उगाने के लिए। और इस चैनल जो है प्रोवाइड करता है नेचुरल इरिगेशन को भी। वैसे तो एग्रीकल्चर जो है डेवलप्ड हो गया था तमिलनाडु के पार्ट में,
लेकिन 5th और 6th सेंचुरी के टाइम पे इस रीजन में लार्ज स्केल में कल्टीवेशन हुआ है। साथ ही वहाँ पे जो लैंड था उसको प्रिपेयर करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करा दिया गया, जंगलों को क्लियर करा दिया गया, लैंड को एक लेवल पे लाया गया, एम्बैंकमेंट्स बने ताकि फ्लड को रोक सके, और कैनल्स बनाई गई जिससे जो वाटर है वो फ्लो कर पाए फील्ड में। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ साल में 2 क्रॉप उगते थे। कभी कभी आर्टिफिशियल इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से वेल्स खोदे गए, कुएं खोदे गए, बड़े बड़े टैंक बनाए गए ताकि रेन वाटर जो है उसको कलेक्ट कर सके। इरिगेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? केयरफुल प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना लेबर और रिसोर्सेज को, एक प्रॉपर मेंटेनेंस और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। इस वक्त पे जो चोला रूलर्स थे और जो विलेजर्स थे, उन दोनों ने ही एक्टिव प्ले किया है इरिगेशन सिस्टम को बनाने और मेंटेन करने में। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला एम्पायर। जो पीजेंट्स की सेटलमेंट थी उसको और बोला गया है। वो पॉस्परस थी इरिगेटेड एग्रीकल्चर के लिए। जितने फार्मर्स होंगे उतना फायदा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को। और ये जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे वो एक लार्जर यूनिट को बनाते थे जिसको नाडू बोला गया है। अब जो विलेज काउंसिल है और नाडू असेंबलीज है वो परफॉर्म करती है सर्वल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, जैसे कि टैक्स को कलेक्ट करना, जस्टिस सर्व करवाना। और जो रिच पीजेंट्स हैं, रिच फार्मर्स हैं, उनका कंट्रोल ज़्यादा होता है नाडू अफेयर्स में, अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। चोला किंग्स भी ऑनर करते हैं कुछ वेल्दी ओनर्स को, वेल्दी लैंड ओनर्स को, और उन्हें ग्रांट करते हैं कुछ स्पेशल टाइटल्स, जैसे कि मुवेन द वेलन, जिसका मतलब होता है वो पीजेंट जो 3 राजाओं को सर्व करता है। और दूसरा टाइटल है पेरियंतरर, जो कि चीफ होता है, एल्डर होता है कम्युनिटी का। और ये जो रिस्पेक्टेड लैंड ओनर्स हैं, इन लोगों को इम्पोर्टेंट पोजीशन भी दी जाती है इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन द एम्पायर। इसके अलावा हमने ये भी देखा है जो ब्राह्मण्स थे जो एम्पायर के लिए काम किया करते थे, उन्हें भी लैंड मिला करता है जिसको बोलते हैं ब्रह्मदया। इस चीज की वजह से काफी सारे ब्राह्मण हैं जिनकी सेटलमेंट कावेरी वैली के पास हुई, एज वेल एज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। ये ब्राह्मण कैसे काम करते थे राजा के लिए? ये ब्राह्मण राजा के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन लिखा करते थे, क्योंकि उस वक्त पे सारे लोग तो लिटरेट नहीं हुआ करते थे, एजुकेटेड नहीं थे। तो ये लोग क्या करते थे, राजा की विक्ट्रीज और अचीवमेंट्स को पाम लीव्स या स्टोन्स पे लिखते थे, जिसके बदले राजा इनको अवार्ड देता था, रिवॉर्ड देता था। अब ये जो ब्रह्म दिया है, ब्राह्मण को जो उन्होंने लैंड दिया है, ये सब मैनेज करते थे असेंबली या सभा, जो प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे। ये असेंबली एफिशिएंटली वर्क करती थी और जो भी इनके डिसीजंस हुआ करते थे वो ज्यादातर रिकॉर्ड किया करते थे ये लोग इन इंस्क्रिप्शंस। किसको कितना लैंड दिया है, कितने एरिया का है और किस राजा ने दिया है, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता था ज्यादातर स्टोन्स पर या वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। अब इसके अलावा जो ट्रेडर्स की एसोसिएशन थी जिसको नागरम बोला जाता है, वो लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन में पार्ट लिया करते थे। एक ऐसी इंस्क्रिप्शन है उत्तर मेरूर, चिंगलेपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु की, जो हमें डिटेल में बताती है कि सभा कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती थी। ये सभा सेपरेट कम्युनिटीज से बंधी हुई थी जो मैनेज करते थे इरिगेशन वर्क, गार्डन्स, टेम्पल्स को। और जो इस कमेटी के एलिजिबल मेंबर्स थे उनके नाम पाम लीव्स लिखे जाते थे और एक मिट्टी के घड़े में रख दिया जाता था। उन फिर एक लड़के से बोला जाता था कि इनमें से पर्चियां उठाओ, और जो पर्ची में नाम आता था वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के मेंबर बन जाया करते थे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैंड जो कि इन चोला इंस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। पहला है वेलिनवागी, यानी कि वो लैंड जो कि एक नॉन ब्राह्मण पीजेंट ओन करता है। दूसरा है ब्राह्मण दया, जो ब्राह्मणों को एज अ गिफ्ट लैंड जो है राजा दे देते थे। नेक्स्ट है शलभोगा, वो लैंड जो कि स्कूल को मेंटेन करने के लिए दिया जाता था। इसके अलावा तिरुना
मटुकानी, वो लैंड जो कि टेम्पल को डोनेट कर दिया जाता था। और इसके अलावा पलिचंदम, वो लैंड जो कि जैन इंस्टीट्यूशन को डोनेट किया जाता था। तो ये कुछ लैंड थे चोला डायनेस्टी के अंदर। इसके अलावा एक और टेक्स्ट है आपकी बुक में जिसमें लिखा हुआ है चोला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में, कि कैसे विलेज सभा में जो मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते थे। पहली कंडीशन थी कि उन लोगों के पास अपना लैंड होना चाहिए और उस लैंड रेवेन्यू जो है वो उसको पे कर पाए। अपना घर होना चाहिए। उनकी एज 35 से लेकर 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। उनको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। वो ऑनेस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन में स्किल्ड हो, उन्होंने किसी दूसरी कम्युनिटी को सर्व ना किया हो इन लास्ट 3 इयर्स, और वो अपने सारे जो अकाउंट्स हैं उनको सबमिट करें, जो भी उसके हैं और जो उसके रिलेटिव्स के हैं वो सारे अकाउंट इलेक्शन में खड़े होने से पहले। ये कुछ रूल्स थे जो ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और क्वालिफाइड लीडरशिप के लिए ज़रूरी थे। अब जानते हैं ये जो टेक्स्ट है ये ऑर्डिनरी पीपल के बारे में क्या बताते हैं। फ्रॉम पेरिपुरनम, 12th सेंचुरी तमिल वर्क। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन जो है किंग्स और उसके वर्क को दिखाते हैं, लेकिन ये वर्क कॉमन पीपल की लाइफ्स को दिखाता है। एक विविड डिस्क्रिप्शन देता है पुलैया हैमलेट का, जो कि कम्युनिटी है जो कंसिडर की जाती है एज आउटकास्ट, यानी कि उन्हें सोसाइटी से अलग कर रखा है, बाय ब्राह्मणस एंड वेलास। तो ये जो कम्युनिटी है ये स्मॉल हट और लेदर कवर्ड एंट्रेंस में रहती हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो आयरन ब्रेसलेट पहनते हैं। इनके घर के पास चिकन इधर उधर घूमते रहते हैं। जो पपीज होते हैं वो लोग रखते हैं अपने घरों में। वुमेन जो है एक पेड़ के नीचे काम करती हैं, अपने बच्चों को लेदर शीट पर सुलाती हैं। ड्रम्स जो है वो मैंगो ट्री की ब्रांचेस पे लटके हुए हैं। डॉग्स कोकोनट ट्री के नीचे सो रहे हैं, और जो मुर्गे हैं वो सुबह के टाइम बांध दे रहे हैं। औरतें वहां पे गाना गा रही हैं जब वो अपने बच्चों को सुला रही हैं। तो ये सारी चीजें उस इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, जो रिवील करती है पावर्टी और सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, डेली एक्टिव और नेचुरल सराउंडिंग्स को, साथ ही डिग्निटी ऑफ लेबर और क्लोज रिलेशनशिप विद नेचर को। दोस्तों यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक में चैप्टर के एंड में दे रखे हैं। पहले है मैच द फॉलोइंग। गुज्जरा और प्रतिहारस जो है वो गुजरात और राजस्थान रीजन को बिलोंग करती है डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा वेस्टर्न डेक्कन को, पल्लास बंगाल को और चोलास तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री डायनेस्टी हु आर इन्वॉल्व्ड इन त्रिपति स्ट्रगल। दोस्तों तो ये कौन सी डायनेस्टीज थी और वो क्यों लड़ रही थी। तो ये कन्नौज के रीजन के लिए लड़ रही थी, और ये तीन डायनेस्टीज थी, गुजरा, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास। तीनों डायनेस्टी लड़ रही थी कन्नौज के लिए ताकि वो अपना कंट्रोल वहां पे जमा सके, क्योंकि कन्नौज एक ऐसा रीजन है जो प्रॉफिटेबल था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ चोला डायनेस्टी, जो कि हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था, तो आई होप दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चहमनस, यानी कि चौहान्स। तो वो दो सिटीज थी, दिल्ली और अजमेर। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड राष्ट्रकूटास बिकेम पावरफुल। तो राष्ट्रकूटा कौन थे, सबऑर्डिनेट थे चालुक्यास के, जिन्हें वेल्थ और पावर मिल गई जब डांटी दुर्गा, जो राष्ट्रकूटास का चीफ था, उसने डिफीट कर दिया अपने चालुक्या ओवरलॉर्ड को। उसके बाद उसने एक रिचुअल को परफॉर्म किया जो कि था हिरण्यगर्भा, जिसकी बदौलत वो ट्रांसफॉर्म हो गया क्षत्रिय में, और जब वो एक क्षत्रिय बन गया तो वो एक रूलर बन सकता था, और उसके बाद उसने अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया वेस्टर्न डेक्कन में। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट डिड न्यू डायनेस्टी डू टू गेन एक्सेप्टेंस। लेजिटिमेसी और एक्सेप्टेंस पाने के लिए जो नई डायनेस्टीज थी, पहला तो उन्होंने रिचुअल जो है वो परफॉर्म किए, जैसे कि हिरण्यगर्भा, टू क्लेम क्षत्रिय स्टेटस। टेम्पल्स को बिल्ड किया, ब्राह्मणों को लैंड दिया, अपने आप ही हाई साउंडिंग टाइटल्स रख दिए जैसे कि महाराजा धीराज। वॉर्स लड़ी एक्सपेंड करने के लिए अपनी टेरिटरीज, अपनी पावर को प्रूव करने के लिए।
और सपोर्ट किया रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और लोकल असेंबलीज में, ताकि उन्हें लोगों का सपोर्ट मिल सके। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन तमिल रीजन। तो चोला रूल के अंदर जो इरिगेशन मेथड्स को अपनाया था वो था वेल्स को डिग किया, टैंक्स में रेन वाटर को स्टोर किया, कैनल्स बनाए जिससे जो वाटर है वो फ्लो कर सके फील्ड तक, इम्बैंकमेंट बनाए ताकि जो फ्लड है उसकी वजह से रीजन तबाह ना हो, फॉरेस्ट को क्लियर करा, लैंड को लेवल किया कल्टीवेशन के लिए। अगेन एट्थ क्वेश्चन हमने रिसेंटली डिस्कस किया था तो आपको याद ही होगा, व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल्स। तो ये सिर्फ वर्शिप और रिचुअल्स के लिए नहीं थी एक्टिविटीज, जहाँ पर डांस म्यूजिक परफॉर्म हुआ था, क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करती थी। नाइन्थ क्वेश्चन टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो। आर देयर एनी किंगडम्स इन द स्टेट इन विच यू लिव। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो वो गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धन डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत का पार्ट था। राजस्थान से हो तो आप राजपूत किंगडम्स लाइक चौहान्स का पार्ट था आपका स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन चोला पीरियड इलेक्शन वर्सेस प्रेजेंट डे पंचायत इलेक्शन। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो चोला टाइम में सिर्फ लैंड ओनर्स जो हैं जिन पे नॉलेज थी वेदास की, जो ऑनेस्ट थे, वो ही सिर्फ एलिजिबल थे। और प्रेजेंट डे में कोई भी अडल्ट जो 18 प्लस है वो वोट दे सकता है और उसमें इलेक्शन में पार्ट भी ले सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस चोला टाइम में क्या हुआ करता था, पाम लीव्स पे नाम लिखे जाते थे, मटके के पॉट में डाला जाता था और एक लड़का उन पॉट्स में से पर्ची को निकालता था। लेकिन प्रेजेंट डे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं। चोला डायनेस्टी के टाइम में जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ये थी कि वो इंसान पहले किसी कम्युनिटी का पार्ट ना हो एटलीस्ट 3 साल पहले तक, और उसके सारे अकाउंट क्लियर होने चाहिए। लेकिन अब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चोला डायनेस्टी में जो टाइप थी वो बेस्ड होती थी रिचुअल और मेरिट पे, लेकिन अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि वन मैन वन वोट। 11th क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है प्रेजेंट डे टेम्पल्स वर्सेस टेम्पल्स दैट वर बिल्ट इन द पास्ट। चोला डायनेस्टी के टाइम पे जो टेम्पल्स थे उनमें जो मटेरियल यूज हुआ करता था वो स्टोन से बनता था, लेकिन जो प्रेजेंट डे के टेम्पल है वो सीमेंट और कंक्रीट से बनते हैं। उस वक्त पे जो साइज हुआ करता था टेम्पल्स का वो काफी बड़ा होता था, जिसमें कई सारे गेटवेज थे। लेकिन अब जो है स्मॉल टेम्पल्स बनते हैं। जो पर्पस था चोला टेम्पल का वो था रिलीजियस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सोशल प्लस इकोनॉमिक सेंटर, लेकिन अब सिर्फ रिलीजियस मोटिव है। हिस्ट्री में पास में जो चोला टेम्पल थे उनकी जो आर्ट थी वो फीचर होती थी ब्रॉन्ज स्टैचूज से, स्टोन कार्विंग से, लेकिन अब जो है सिर्फ पेंटिंग्स और मॉडर्न स्कल्पचर से आर्ट प्रेजेंट होती है। चोला टेम्पल्स जो है वो मैनेज करते थे टेम्पल अथॉरिटीज या एसोसिएशन या कमिटीज, लेकिन प्रेजेंट डे में कोई भी ट्रस्ट या लोकल इंसान उस टेम्पल को मैनेज कर सकता है। दोस्तों आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए एसएसटी में तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।